यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का एक और नया टॉपिक दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। और ये हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी हमारा ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर फेडरलिज्म का। टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं अपनी कंट्री में और कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, और हमारी कंट्री इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है, कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया है शुरुआत से, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना, दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाना, संविधान में कानून बनाना, मतलब ठीक है एक मतलब कंट्री में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन वही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ कानून बनाकर छोड़ देना वही सिर्फ मतलब सफिशिएंट या फिर पूरा हो जाना नहीं है। ठीक है, उन कानून को इम्प्लीमेंट कराना यानी कि लागू कराना भी होना चाहिए। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी। हाँ, नेसेसरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिखे हैं नेसेसरी है, ज़रूरत है उनकी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, सक्सेस कराने के लिए फेडरलिज्म की, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, यही सिर्फ जो है मतलब सब कुछ नहीं है, इनके अलावा हमें और कुछ चीज़ चाहिए। अब क्या है वो चीज़? If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को अपनाया गया है, हमारे इंडिया में फेडरलिज्म हुआ है, तो उसका सिर्फ एक कारण यह नहीं है कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को रखा गया है। उसका एक कारण डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स को चलाते कैसे हैं, ठीक है, कैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से लागू कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं, वो भी है। ठीक है, तो एक बात क्लियर समझ आई ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बना के छोड़ देना एक बात नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट कराना, सरकार चलाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कराना है तो। दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडल्स इन आवर कंट्री। और ये इंश्योर होना चाहिए अगर आपको फेडरलिज्म अपनी कंट्री में मतलब जैसे प्रैक्टिस कराना है, तो ये इंश्योर होना चाहिए कि आप जो है एक तरह से अपनी डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हो, कि भाई इंडिया में जैसा डाइवर्सिटी है तो आप रेस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके पास स्पिरिट है फेडरलिज्म की, देन डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, आपके अंदर यह है कि भाई हम इंडिया वालों को एक साथ रहना है मिलजुल कर, तभी तो आप एक तरह से अपनी इंडिया को एक तरह से अच्छी कंट्री बना सकते हो। ठीक है, बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, तो जब सारी चीज़ें हमारे इंडिया में शेयर्ड आइडियल्स यानी कि सबके लिए यही शेयर चीज़ बन जाती है, तो जब बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है पॉलिटिक्स चलाना या फिर हम एक देश को अच्छा बनाना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है, आपको फेडरलिज्म की स्पिरिट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर आप फेडरलिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हो। लेट अस लुक एट सम मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। और हमारी कंट्री में कैसे हुआ, हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया गया, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, जैसे अभी हमने देखे हैं शुरुआत से क्या क्या होता आया है। अब हम उन्हें पढ़ते हैं वन बाय वन। अब हमारे इंडिया में सबसे पहली चीज़ जो लाई गई फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कराने के लिए वो थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होती हैं। समझ लो एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, 100-200 लोग हैं, वो एक ही तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, तो हम उन सबको एक स्टेट, अलग एक स्टेट बनाकर दे दें कि इस लैंग्वेज में मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाकर दे दें। ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्ड आपको पता होगा ना, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेस पर। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाकर दे दें। तो पहली चीज़ यही हुई, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरह से पूरी कंट्री को चलाने के लिए, फेडरलिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए। समझ लो आपको स्टेट गवर्नमेंट चाहिए फेडरलिज्म के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर स्टेट बहुत सारे लोग हैं, मतलब खिचड़ी पक गई है पूरी, कोई कोई और सी लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कोई और सी लैंग्वेज बोल रहा है, तो इससे अच्छा उन लोगों को छांट लो ना। जो एक तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं उन्हें एक स्टेट में डाल दो, जो एक तरह की लैंग्वेज भाषा बोल रहे हैं उनको एक स्टेट में डाल दो। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करना सबसे पहले ये हुआ हमारी कंट्री में, सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पर, भाषा के बेस पर स्टेट बनाने लगी। ठीक है, सो फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अब ये अच्छे की बात भी थी और ये टेस्ट भी है, क्योंकि इससे हमारा देश बट भी सकता है ना। जब अलग अलग स्टेट लेकर अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग अलग हो जाएंगे, उनके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम अलग अपना देश ही क्यों ना बना लें। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन है ये फर्स्ट और मेजर टेस्ट था हमारे इंडिया के डेमोक्रेसी में। राइट नाउ 1947 to 2017 ये ऐसे साल हैं जिनके बीच में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। लैंग्वेज यानी भाषा के बेस पर स्टेट बनी 1947 और 2017 के बीच में। क्या होता है, मेजर चेंजेस हैपेंड। इन दोनों सालों के बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारी पुरानी स्टेट्स जो थी वो मतलब वैनिश यानी कि खत्म हो जाती हैं और नई नई स्टेट्स बना देते हैं। मतलब पहले क्या होता था, स्टेट्स ऐसे थी कि एक स्टेट है उसमें हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम उनमें से अलग अलग लोगों को छांट कर उन्हें अलग अलग स्टेट देते हैं तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
ठीक है। तो यही हुआ, ओल्ड स्टेट से नई स्टेट बना दी गई जिनमें मतलब एक ही तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी। एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव बीन चेंज, मतलब जो एरिया है, बाउंड्रीज हैं या फिर जो स्टेट्स के नाम है वो भी चेंज कर दिए गए, ठीक है। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में 1947 में क्या होता है कि हमारे इंडिया की जो कुछ स्टेट्स थी, जो उनकी बाउंड्री थी, वो चेंज कर दी गई नई स्टेट्स बनाने के चक्कर में, राइट। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, ठीक है। ये इसलिए किया गया ताकि एक स्टेट में वही लोग रहें जो एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है मिक्सअप ना हो जाए। समझ लो कोई इंसान तेलुगु बोलता है और ऐसे ही उसके जैसे 250-500 लोग और हैं, तो उन्हें हम एक अलग स्टेट बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि सारे स्टेट्स मिक्स लोगों को एक ही स्टेट में घुसा दें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब उस स्टेट की जो पुलिस है वो किस लैंग्वेज में काम करेगी, उस स्टेट में जो कोर्ट है वो किस लैंग्वेज में काम करेगा, ठीक है। तो उसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की अलग स्टेट दे दो, उसमें वही लैंग्वेज काम करेगी। ये सबसे अच्छा तरीका था। तो उससे पहला फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पिछले पेज तक हमने क्या पढ़ा कि हमने स्टेट्स कैसे बनाई, लैंग्वेज के बेस पर बनाई ताकि काम और ईजी हो जाए। Now, some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on agriculture, ethnicity और geography। अब हमने सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स नहीं बनाई, अब उसमें से भी कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोगों का कल्चर सेम है, कुछ लोग जहाँ से आए हैं एथनिसिटी उनकी वो सेम है, कुछ लोगों की ज्योग्राफी सेम है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हमने स्टेट बनाई कि लोगों को कल्चर, जो एक टाइप के कल्चर के लोग हैं, जो एक टाइप के रिलीजन को मानते हैं, कल्चर को मानते हैं, उनकी ज्योग्राफी एथनिसिटी एक है, उनको भी एक तरफ रख दो, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं करते, ठीक है। अब ऐसी 3 स्टेट्स हैं जिनको हमने कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर बनाया। पहली स्टेट है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये तीनों जो हमारी इंडिया की स्टेट हैं, ये तीनों की तीनों स्टेट कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर बनी है। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। अब जब हमारी जो इंडिया है उसमें डिमांड हुई कि हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स चाहिए, यानी कि एक टाइप के लोग जो हैं जो एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें हमें अलग एक स्टेट चाहिए। जब इस तरह की डिमांड उठी तो हमारे इंडिया के कुछ नेशनल लीडर्स डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हमारी कंट्री बढ़ सकती है, हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक टाइप के लोग अलग अलग रहना शुरू कर देंगे, सिर्फ एक स्टेट में रहना शुरू कर देंगे, वो एक ही बोली बोलते हैं, अलग स्टेट मांगेंगे, तो आगे मतलब कल 10 साल 20 सालों में वो अलग देश का भी एक तरह से डिमांड कर सकते हैं, उन्हें अलग देश भी चाहिए होगा फिर तो, ठीक है। तो हमारे कुछ नेशनल लीडर्स फिर मतलब तरह से डर गए दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, कि इससे हमारा देश बढ़ सकता है, ठीक है। जब हम अलग अलग एक तरह से स्टेट्स बना देंगे अलग अलग लैंग्वेज के नाम पर, तो उन्हें मतलब सिर्फ ऐसा लगेगा कि अगर कोई तेलुगु में रहता है, राइट, तो अगर वो तेलुगु बोलता है और मतलब तमिल वगैरह की साइड रहता है उधर, तो उसे सिर्फ ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ का इंसान हूँ, सिर्फ इस स्टेट का इंसान हूँ, उसे इंडियन फील होगा ही नहीं कहीं से भी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा, उसके जैसे लोग सिर्फ उसे एक ही स्टेट में मिलेंगे। तो मतलब हमारे जो बड़े लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन्हें लगा उस टाइम पर जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड हुई कि इससे हमारी इंडिया जो है बढ़ सकती है, इंडिया डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने थोड़े दिनों तक, कुछ मतलब टाइम तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो डिमांड थी उसको रोक दिया कि अभी रुक जाते हैं, इसको रेसिस्ट कर दिया कि थोड़े दिन रुक जाओ, पहले सोच समझ लो, फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन एक्सपीरियंस से हमें पता चला है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाकर तो हमारा और फायदा ही हुआ है, तो बना लेनी चाहिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्योंकि देखो, जब समझ लो आप एक स्टेट में रहते हो, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मिक्सअप लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ लो एक पड़ोसी है वो हिंदी बोलता है, एक पड़ोसी मराठी बोलता है, एक पड़ोसी तेलुगु बोलता है, एक पड़ोसी तमिल बोलता है, वो बेचारे बात कैसे करेंगे आपस में, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो जाते हैं कोर्ट में हिंदी बोली जाती है, अब भाई वो अपना मसला कैसे बताएं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई तो एक ही टाइप के लोग एक जगह बोलते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, वहाँ पे जो भी सारे मतलब कानूनी काम होते हैं हमारे इंडिया के, यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह वर्क होता है वो उसी मतलब तरह से लैंग्वेज में होगा, उसी मतलब स्पेसिफिक उस स्टेट की लैंग्वेज में होगा। तो जब भी लड़ाइयाँ वगैरह होंगी वो जाएंगी तो उनकी लैंग्वेज में उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी भाषा में, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना हमारे इंडिया के लिए अच्छा ही रहा है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और काम का जो ऑफिशियल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारी कंट्री को हैंडल करना, वो भी इससे बहुत ज़्यादा आसान बन चुका है, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट। इस वजह से हमारी इंडिया जो है एक तरह से फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस हो गया हमारे इंडिया का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा कौन सा फीचर है जिससे हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को स्मूथली प्रैक्टिस किया गया है।
लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बाद जो सेकंड टेस्ट हमारे इंडियन फेडरेशन के लिए था वो था लैंग्वेज पॉलिसी, कि भाई नेशनल लैंग्वेज किस लैंग्वेज को बनाते हैं। इतनी सारी लैंग्वेज है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाती हैं, तो किस लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हैं। तो दूसरा टेस्ट हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए यही था, लैंग्वेज पॉलिसी, राइट। सेकंड टेस्ट था हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये, इंडियन फेडरेशन के लिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारतीय संविधान है, वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को एक तरह से नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। आज तक हमारी लैंग्वेज में, अगर आप मतलब बचपन में भी आपने कभी कभी पढ़ा होगा, बचपन में हमारे जो टीचर्स होते हैं कभी कभी वो मिस्टेकनली ये बोल देते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी किसी को भी नहीं दिया, राइट। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि ऑफिसेज वगैरह में हम उससे काम कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट मतलब ऑफिसेज हैं, मतलब ऑफिशियल्स वगैरह हैं, जैसे कि जजेस, मतलब कोर्ट वगैरह हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, या फिर जितने भी सारे सामान गवर्नमेंट को एक तरह से बताते हैं कि ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर ऑफिसेज वगैरह में हिंदी का यूज़ हो सकता है। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी को कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। हिंदी मदर टंग ऑफ ओनली 40% इंडियंस। और आपको जानकर एक तरह से चौंक लग जाएगा कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो सिर्फ 40% भारतीय लोग बोलते हैं, सिर्फ 40% ऑफ इंडियंस हिंदी बोलते हैं। मतलब बहुत सारी एक तरह से लैंग्वेजेस हैं, हम सोचते हैं ना हिंदी है, ऐसा नहीं है, सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं, राइट। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसीलिए बहुत सारे सेफगार्ड्स थे, अलग अलग लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट कर चल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था वो भी लैंग्वेज ज़रूरी है। बिसाइड्स हिंदी देयर वर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी के अलग हमारे इंडिया में 21 मतलब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं कि ये भी लैंग्वेजेस जो हैं बोली जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहा आपका पेज नंबर 22, इस पर आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस सारी दी गई हैं। ये जो येलो वाला पेज है इसमें बताया गया है कि ये सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22 हैं हिंदी को मिलाकर। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है। हिंदी से 43% बोली जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज यानी कि बोली जाती हैं, राइट। तो इसीलिए जो हमारी जो हिंदी है वो सिर्फ 40% लोग बोलते हैं, तो 21 अदर लैंग्वेजेस कहाँ जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन 21 अदर लैंग्वेजेस को हिंदी से अलग शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें घोषित कर दिया। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the exam in any of these languages। और एक इंसान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहा है, यानी कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आना है, वो उसके लिए एग्जामिनेशन दे रहा है। एक कैंडिडेट एक एग्जामिनेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऑप्ट करती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए, यानी कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन में जाना है और उसके लिए अगर आपको एग्जाम देना है, और अगर आप एक वहाँ के कैंडिडेट हो, तो आप किसी भी इन शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, राइट। टू टेक द एग्जाम इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। और स्टेट्स की अपनी भी खुद एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे मैंने बताया। अगर हम स्टेट्स को अलग अलग लैंग्वेजों के बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि मतलब वहाँ पर वही लैंग्वेज बोली जा सके। तो स्टेट्स की अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है, पूरे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। अगर हम तमिल वगैरह की तरफ जाते हैं तो उधर ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, उस कंसर्न उस रिस्पेक्टिव स्टेट में वही ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और हर स्टेट में उसी स्टेट में जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है उसी में ही काम चलता है, यानी कि सारा ऑफिस वगैरह का काम उसी स्टेट में होता है। समझ लो पूरे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। तो अधिकतर स्टेट जिनमें हिंदी बोली जाती है वो हिंदी को ऑप्ट करेंगी, और जो अलग स्टेट्स है जो कि असमीज, बोडो, बंगाली और गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु बोलते हैं, वो अपनी स्टेट में उसी जो ऑफिशियल काम है वो उसी स्टेट के अंदर करा जाएगा। यानी कि वो सारी स्टेट जो अलग अलग लैंग्वेज बोलती है हिंदी से अलग, तो ऑफिशियल वर्क भी वो उस लैंग्वेज में कर सकती हैं, राइट। तो ऑफिशियल वर्क जो है वो भी उसी लैंग्वेज में करा जा सकता है उस कंसर्न स्टेट का। यहाँ तक हमने देख लिया लैंग्वेज पॉलिसी। अब हम चलते हैं इस लैंग्वेज पॉलिसी को डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज पर। तो अभी हमने नेक्स्ट पेज तक क्या देखा कि हमारे इंडिया में हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और नेशनल लैंग्वेज अभी कोई भी कंसिडर नहीं की गई है। हिंदी है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि वो ऑफिसेज वगैरह में यूज़ होती है, और जबकि हिंदी सिर्फ 40% इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लैंग्वेज पॉलिसी इसको ही आगे यहाँ पर देखने वाले हैं कि और कौन कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और मतलब क्या क्या लैंग्वेज पॉलिसी पर कानून बने, कैसे कैसे बने, कुछ लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई क्या, ठीक है, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। श्रीलंका की तरह हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे, हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे, यानी कि जो हमारे यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने पूरी कोशिश की है हिंदी को सप्रेस करने की, या फिर हिंदी से मतलब हिंदी सिटीजन्स पर सप्रेस करने की, या फिर हिंदी को ज़्यादा
मेजॉरिटी में लाने की या फिर हिंदी को ज़्यादा पॉपुलर बनाने की, ठीक है। तो श्रीलंका की तरह जो हमारे इंडिया के लीडर्स हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है क्या करने का, एक तरह से कोशिश एटीट्यूड दिखाया है हिंदी को स्प्रेड करने का, ठीक है। यानी कि उन्होंने भी पूरा चाहा है कि हिंदी स्प्रेड हो। लेकिन हमने देखा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ 40% इंडियंस हिंदी बोलते हैं, जबकि हम सोचते हैं भाई हिंदी जो है अधिकतर इंडियंस बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमिल, तेलुगु, हमने बहुत सारी बोडो, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी थी। आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी से अलग 21 लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पर पूरी दी गई है वो, ठीक है। तो इस येलो पेज को एक बार कवर कर लेना, शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इसमें सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और सिर्फ 40% इंडियंस हिंदी बोलते हैं, तो सिर्फ हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं बुला सकते, राइट। So, according to our constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1965 में इंग्लिश का यूज़ होना स्टॉप होना चाहिए था, क्योंकि देखो दो टाइप की स्टेट्स होती हैं, हिंदी स्टेट्स और नॉन हिंदी स्टेट्स। हिंदी स्टेट्स वो स्टेट्स जहाँ पर हिंदी बोली जाती है या फिर ऑफिशियली यहाँ पर मतलब हिंदी में सारा काम होता है, जितना भी मतलब ऑफिस वगैरह का गवर्नमेंट वाला काम है, ठीक है। नॉन हिंदी स्टेट्स वो जहाँ पर हिंदी से अलग सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो कि 60% लैंग्वेजेस हैं, 40% हिंदी, 60% में वो सारी लैंग्वेज आ जाती हैं, जो कि येलो पेज पर आपको दी गई है, पेज नंबर 22 पर, ठीक है। तो उसमें देख लेना 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 22 पेज नंबर पर है, ठीक है। तो हमारी दो स्टेट्स हैं, मतलब दो टाइप की स्टेट्स होती हैं, हिंदी स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकर्स, नॉन हिंदी स्टेट्स, ठीक है। अब उनमें क्या होगा, जो हिंदी स्टेट्स हैं वो तो हिंदी में आपस में बात कर लेंगे। अगर नॉन हिंदी स्टेट्स वालों को हम हिंदी वालों से बात करनी है तो हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, तो वहाँ पर सिर्फ एक मीडियम है हिंदी। तो हिंदी का यूज़ जो है मतलब इंग्लिश, तो वहाँ पर एक मीडियम है सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। और हिंदी का इंग्लिश का जो यूज़ है उस 1965 में अकॉर्डिंग टू आवर लीडर्स स्टॉप हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। वो यही कारण था क्योंकि जब भी तो हम हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकर से एक तरह से कम्युनिकेशन का वे बना पाएंगे। उन स्टेट से हम कैसे बात कर पाएंगे, तो वहाँ पर हम उन स्टेट से हिंदी में इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। यानी जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं जो कि तमिल, तेलुगु वगैरह बोलती हैं, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं पता, उन्हें हमारी लैंग्वेज हिंदी नहीं पता, तो इसीलिए हम उनसे इंग्लिश में बात करते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश जो है रुकी नहीं, इंग्लिश का भी हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता रहा या फिर चलता रहा, ठीक है। So however many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. जैसे मैंने बताया 1965 में हिंदी का जो एक तरह से यूज़ है वो रुक जाना था नॉन हिंदी स्टेट्स में, ठीक है। लेकिन जो हमारे बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, मतलब जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज रुक जाए, हमारे बहुत सारे लीडर्स 1965 में। लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है जो हिंदी नहीं बोलते, अब वो और लैंग्वेजेस बोलते हैं, उन्हें हमसे बात करनी है तो उन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। तो जो बहुत सारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन्होंने डिमांड की कि इंग्लिश कंटिन्यू होनी चाहिए, जब भी तो हम आपसे बात कर पाएंगे। और यही मूवमेंट इन तमिलनाडु, दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, और तमिलनाडु में तो इस मूवमेंट ने वायलेंट फॉर्म ले ली थी, यानी कि हथियार वगैरह लेकर लड़ने लगे थे लोग, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कहा कि चलो हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर लेते हैं या फिर बना देते हैं। यानी कि अगर आप ऑफिसेज वगैरह गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मतलब लैंग्वेजेस में काम कर सकते हो। अब ऐसी स्टेट्स जिन्हें दोनों में से किसी लैंग्वेज भी नहीं आती, ना हिंदी ना इंग्लिश, तो वो अपनी उसी स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें अपना ऑफिशियल पर्पस वगैरह काम कर सकती है, ठीक है। सो द सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेज। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी एक तरह से एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर लेते हैं, फिर बना देते हैं। अब कुछ क्रिटिक्स जो लोग होते हैं ना, क्रिटिक्स हर जगह एक तरह से होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो सॉल्यूशन है कि आपने इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया, ये इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट जो है, यानी कि जो इंग्लिश बोलते हैं अमीर लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको फेवर कर रहा है। अब भाई ब्रिटिशर्स चले गए, फिर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये सोचा, लेकिन एक तरफ आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हमें हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बीच में कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है, तो किस लैंग्वेज से करेंगे? वहाँ पर इंग्लिश ही एक माध्यम है, मीडियम है, तो इंग्लिश से ही करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचो कि एलाइट्स का फ़ायदा होता है कि नहीं, तो वो तो कोई मतलब तो सोल्यूशन नहीं है। तो सोचना ही नहीं चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट का फ़ायदा हुआ, वहाँ पर हमारा फ़ायदा हो रहा है, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना फिर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बीच में, तो वो यहाँ पर हुआ, राइट। Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. अब हिंदी जो हमारे यहाँ की मातृभाषा है या फिर बोली जाती है, अधिकतर इंडियंस 40% इंडियन बोलते हैं,
तो अधिकतर जो लीडर्स हैं आज भी हमारी हिंदी को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन चलता रहेगा। लेकिन एक तरह से प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जो मतलब स्टेट हिंदी नहीं बोलती, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जो तमिल, उर्दू, मराठी, बंगाली ये सब बोलते हैं, कि प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर भी हिंदी दबा दोगे या फिर हिंदी को मतलब कह दोगे कि आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, उनके ऊपर आप सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रमोशन चलेगा, प्रमोशन तो चलता रहेगा क्योंकि अधिकतर लोग इसको बोलते हैं। लेकिन प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी जगह जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ भी हिंदी को थोप देंगे, ठीक है। So, the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation Sri Lanka finds itself in, ठीक है। और जो मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने दिखाई है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा अलग है, या फिर हम उस सिचुएशन से बच गए जिस सिचुएशन में श्रीलंका अपने आप को पाती थी। अब श्रीलंका की सिचुएशन क्या थी हमने देखा था, वहाँ पर एक लैंग्वेज दैट इज सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला लैंग्वेज को फेवर किया जाता था। सिन्हाला लैंग्वेज 74% लोग बोलते थे और 18% लोग इंडियन तमिल लैंग्वेज बोलते थे। तमिल में भी 2 डिवीजन थी, इंडियन तमिल्स एंड सिन्हाला तमिल्स, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। तो अधिकतर जो लोग थे, लीडर्स थे, वो श्रीलंकन एक तरह से जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको फेवर करते थे, उसको प्रमोट करते थे। जहाँ लोग तमिल बोलते थे वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज को थोप देते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, इस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, हज़ारों लोग मरे। लेकिन हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने पहले ही ऐसे स्टेप्स लिए कि लड़ाई का कोई मुद्दा बचता ही नहीं है, ठीक है। तो श्रीलंका वाली चीज़ से हम बहुत ज़्यादा बच गए, हमारी मतलब जो श्रीलंका में सिचुएशन हुई उससे हम बच चुके हैं, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाई है बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिससे कि हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन होने से बच गए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा लैंग्वेज पॉलिसी वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, मतलब सब टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी ये दूसरा बड़ा टेस्ट था हमारे इंडियन फेडरेशन के लिए, क्योंकि लैंग्वेज पॉलिसी से कंट्री बट भी सकती है, क्योंकि कोई चाहेगा कि हमारी लैंग्वेज नेशनल हो, हमारी लैंग्वेज नेशनल हो। तो हमारी इंडियन लैंग्वेज, हमारी जो इंडियन मतलब इंडिया है उसने क्या करा, किसी भी लैंग्वेज को एक तरह से नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। हिंदी और इंग्लिश का है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर आपकी स्टेट में हिंदी और इंग्लिश भी नहीं बोली जाती तो आपके जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है आप उसमें ऑफिशियल काम कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इंडियन लीडर्स ने दिखाई, जिसकी वजह से हम जो है लड़ाई से बच गए, जैसे श्रीलंका में हुआ था। तो लैंग्वेज पॉलिसी खत्म होता है। अगले पेज पर हम पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक और सब टॉपिक इसी टॉपिक का, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए फेडरलिज्म को एक कंट्री में स्ट्रेंथन करने के लिए, फिर फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक कंट्री के अंदर, ठीक है। तो हमारी इंडिया भी कैसे मतलब कैसे फेडरल कंट्री बनी, तो उसमें ऐसा ही हुआ, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस अच्छे हुए, तो वो हम पढ़ने वाले हैं अब, राइट। सो वन मोर वे टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। अगर फेडरलिज्म देखो, फेडरलिज्म होता एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन में और एक होता है उसको प्रैक्टिस करना, एक उसको होता है इम्प्लीमेंट कराना। अगर कानून सिर्फ कानून वाली जो बुकलेट है हमारी या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसमें ही रखे रह जाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगा कोई, तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो फेडरलिज्म है उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो ये एक और तरीका है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के लिए या फिर फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर गवर्नमेंट में बीच में लड़ाइयाँ ही रहेंगी तो वो कहाँ ही मतलब तरह से मीटिंग्स बिठाकर देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगी, जब उनका खुद का डेवलपमेंट नहीं हो रहा वो आपस में लड़ाइयाँ करती फिरेंगी। तो इसीलिए सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए एक कंट्री को प्रमोट करने के लिए, एक कंट्री के फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए। Now, how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. तो एक कंट्री कैसे डेवलप होगी या फिर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है शेयरिंग पावर के वो कैसे काम करते हैं, ये इस रियलिटी पर या फिर रियलिटी में इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिस में कैसे आ रहे हैं या फिर जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, वो उन अरेंजमेंट्स को फॉलो कैसे करती हैं। लॉ बना दिया, ठीक है, उसको पास आउट कर दिया, उस बिल को पास आउट कर दिया, लॉ बना दिया। अब वो जो लॉ है वो कितना अच्छे से कारीगर या फिर वर्क करेगा, कारगर रहेगा और मतलब कैसे कितना अच्छा प्रैक्टिस में आएगा, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री के लीडर्स, गवर्नमेंट उस लॉ को कितने अच्छे से फॉलो कर रही हैं या फिर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करा रही हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं बिफोर 1990 क्या थे सेंटर स्टेट रिलेशन और अभी 1990 के बाद क्या चेंजेस हुए हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में, जिससे हमारी कंट्री का फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है। सो बिफोर 1990 यानी कि 1990 से पहले क्या था। सो द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। सेम पार्टी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, वो ही सेंटर में और स्टेट में मतलब इधर से काम करती थी या फिर रूल करती थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, यानी कि जो वहाँ पर दोनों गवर्नमेंट थी वो एक ही पार्टी से बिलोंग करती थी, दैट इज
बीजेपी फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मतलब तरह से वो भी ले सकते हो पार्टी, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ही पार्टी से आए हैं तो ज़्यादा किसकी चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो कहेगी अरे मैं तुम्हारी पार्टी की तो हूँ, मुझ पर विश्वास रखो, वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को दबाव देगी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना अकेले ही जो मतलब तरह से राइट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अपने राइट को पावर में नहीं ला सकते, अपने राइट को फॉलो नहीं कर सकते, अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी, जैसे अगर वो किसी अलग पार्टी से होती तो कर पाती, ठीक है। तो उसे सुनना पड़ेगा अपनी पार्टी के लीडर से। Now, as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. अगर वो जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जो राजगद्दी पर बैठी है जो गवर्नमेंट, अगर वो किसी डिफरेंट पार्टी से भी है, सेम पार्टी से नहीं है ना, तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी, उसको दबाती थी, ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि उसको दबाती थी या फिर उसकी नहीं चलवाने देती थी। Central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that are controlled by rival parties. कभी कभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिसमिस कर देती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है, उसे वो किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको नहीं सुननी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर उल्टा कर रही है, तो कभी ना कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी हार्म कर रही है, राइट। एंड दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। और फेडरलिज्म क्या कहता है कि सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके अलग अलग एक तरह से रूल्स हैं, अलग अलग उनकी पावर है, किसी को जवाब नहीं देना एक दूसरे की पावर के लिए, सबकी अलग अलग पावर है। सेंटर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को दबाव नहीं दे सकती। और यहाँ पर यही चीज़ हो गई, मेन चीज़ जो फेडरलिज्म कहता है, तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की वो अंडरमाइन हो गई, गिर गई, राइट। अब 1990 के बाद क्या चेंज आता है, राइट। तो दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स। इस पीरियड में क्या होता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि आसपास ही पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं बहुत सारी स्टेट्स में। ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और ये ऐसा एरा था जहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है मैं बताती हूँ, उसकी भी बिगिनिंग हुई। अब कोलिशन गवर्नमेंट की यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। सो अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। वो सरकार, वो गवर्नमेंट जो एटलीस्ट कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर बनती है, राइट। यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोलिशन फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस। अधिकतर जो मतलब पार्टनर्स होते हैं वो एक तरह से अलायंस बनाते हैं। एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। उनका एक तरह से मोटिव होता है कि समझ लो एक पार्टी है बीजेपी, ठीक है। अभी मतलब बीजेपी तो अकेली पार्टी है, समझ लो बहुत सारी पार्टीज जो हैं आपस में मिलकर आ जाती हैं। बीजेपी आ जाती है, आप पार्टी आ जाती है, और जितनी पार्टीज हैं वो सारी आपस में मिलकर आती हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है। और फिर वो क्या करती हैं भाई, एक अब वो 2-3 है। कभी कभी आपने सुना होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से, कोalition गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार है भाई इस बार। तो उसमें क्या होता है, 2-3 पार्टीज एक साथ आती हैं और सरकार बनाती हैं, ठीक है। अब उनका एक मोटिव होता है, ऐसा नहीं है वो 2-3 पार्टीज, तो उनका अलग अलग मोटिव होगा, एक ही मोटिव, एक ही कॉमन प्रोग्राम पर वो काम करती हैं, ठीक है। सो ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पर 1990 के बाद क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की जो सरकार होती है उसकी भी शुरुआत हो जाती है। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. अब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। तो क्या करती हैं, जो मेजर नेशनल पार्टीज हैं वो एक साथ आती हैं, अलायंस में आती हैं, गठबंधन में आती हैं, विद मैनी पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज आती हैं, कुछ उनमें रीजनल पार्टीज भी होती हैं, और वो तरह से अलायंस बना लेती है, गठबंधन बना लेती है सेंटर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिस्पेक्ट बढ़ रही है एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पर 2-3 पार्टीज एक साथ आ रही हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, मिलकर सरकार बना रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर शेयरिंग के कल्चर को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर अलग से एक तरह से उन पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, तो उनकी ऑटोनॉमी बढ़ रही है। So this trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government. अब ये जो एरा था, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट था कि गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, ये जो एक तरह से कंसेप्ट था ना, ये मेजर यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर लोग थे उन्होंने भी इस जजमेंट को पास या फिर सपोर्ट किया था कि भाई ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अब मना नहीं कर सकती थी कि हम कोलिशन गवर्नमेंट नहीं लाने वाले। उनके लिए डिफिकल्ट हो गया स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना, हटाना या फिर मना करना, ठीक है। क्योंकि मेजर जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने भी इसको मतलब एक तरह से सपोर्ट किया था।
राइट। एज फेडरल सिस्टम इज मोर पावरफुल टुडे देन इट वाज अर्लियर। तो अब फेडरल सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल है जितना पहले हुआ करता था उससे, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन किया जाता था, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को नहीं सुना जाता था, या फिर कहीं ना कहीं मतलब सेम पार्टी ही रूल करती थी, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर नहीं दी जाती थी। अब डिफरेंट पार्टीज अलायंस में आती हैं, गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी सुनी जाती है। तो ये चेंज था बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990। अगर कभी भी एग्जाम में आए तो ऐसे चार्ट बनाकर कंपैरिजन कर लिख देना। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स का कंसेप्ट। ये 3 हमने इसमें सब टॉपिक्स देखे, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है यहाँ पर। और ये तीनों ही चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के लिए। कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पेज पर लिखाना और उसको प्रैक्टिस में लाना, इंप्लीमेंट कराना, वो बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें जो है डिफरेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ एक चीज़ करती है, ये जो तीनों चीज़ हमने देखी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लैंग्वेज पॉलिसी एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारी जो आज फेडरलिज्म है वो चल रही है, अच्छी खासी प्रैक्टिस में है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक हाउ इज फेडरलिज्म कंप्लीट हो जाता है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक बात जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि 22 पेज नंबर और 23 पेज नंबर पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई नहीं पूछेगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कितनी लैंग्वेजेस है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है इंडिया के अंदर। तो ये जो 2 पेजेस हैं इनको एक बार खुद से रीडिंग कर लेना, और जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लिया करो, थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो पूरा हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हमारा चैप्टर फेडरलिज्म कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।